वेलकम बैक माय डियर लर्नर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ यू ऑल आर गुड। एंड गाइस, जैसा कि हमने फर्स्ट बैच यूट्यूब बैच की फर्स्ट क्लास के अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू जीएसटी स्टार्ट किया था एंड उसमें हमने कुछ कुछ पार्ट्स हमने लेफ्ट है हमारा, जिसमें डेफिनेशंस बाकी हैं। जो डेफिनेशंस हैं वो पूरे ही जीएसटी कोर्स में काम आने वाले। दे आर दी बेसिक्स डेफिनेशंस कि व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर, व्हाट इज टैक्सेबल सप्लाईज, व्हाट इज नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, व्हाट इज इंडिया का डेफिनेशन भी उसके अंदर है। अपने पास वहां पर है बिजनेस का डेफिनेशन, बिजनेस वर्टिकल्स, सीटीपी, इन सब का कुछ डेफिनेशन है जो आज हम लोग कवर करेंगे। एंड देन टुमारो वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द सेकंड स्टडी नोट नंबर. Okay, so today we're going to complete with the first study note, the second part of that first study note, introduction to GST. So let's begin with the class. Let's flip the screen, guys. Yes, guys. So let's start the today's class. Guys, अभी कुछ बात करने वाले हैं important definitions under CGST लॉ, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉ के अंदर कुछ डेफिनेशंस है जो हम लोग कवर करने वाले हैं। पूरे ही जीएसटी सेशन में ये सारे डेफिनेशंस काम आने वाली। द फर्स्ट डेफिनेशन इज सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 व्हिच टॉक्स अबाउट एग्रीगेट टर्नओवर। गाइज, यू ऑल नो व्हाट इज एक्चुअली अ टर्नओवर। हर बिजनेस का एक टर्नओवर होता है, बट फॉर कैलकुलेटिंग जीएसटी कैलकुलेट करते हुए कुछ कैलकुलेशंस के वक्त हमको एग्रीगेट टर्नओवर चाहिए होता है। आगे जाके पढ़ेंगे कब हमें एग्रीगेट टर्नओवर की रिक्वायरमेंट होती है, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट टर्नओवर? एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज. ध्यान से स्लोली चलेंगे. द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज ब्रैकेट में excluding the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis. गाइस ध्यान से समझिएगा, एग्रीगेट टर्नओवर किसी वैल्यूज का एग्रीगेट करना. अब कौन सी वैल्यू का एग्रीगेट करना? द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज. जिन भी सप्लाईज पर टैक्स लगा है उन सभी टैक्सेबल सप्लाईज का एग्रीगेट वैल्यू को यहाँ पर हम लोग लेंगे. ठीक है, इन कंसिडरेशन हम कौन सी वैल्यू को लेंगे? द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज excluding the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis. गाइज, दो तरह के चार्ज जीएसटी में लगते हैं, फॉरवर्ड चार्ज एंड सेकंड इज रिवर्स चार्ज. हम इसके बाद इसके कुछ लास्ट में डेफिनेशन है रिवर्स चार्ज की. फॉरवर्ड चार्ज वो है गाइज जहाँ पर सप्लायर जो है वो टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, बट इन द केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सेक्शन 9 जिसमें वर्क करता है, ये यहाँ पर हम लोग किससे कवर करने वाले, या ये किसके बारे में बात करते हैं कि इस पर टैक्स कौन पे करेगा? रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा. कुछ सर्विसेज हमारे कोर्स में है, ऐसी कुछ सर्विसेज जिनमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है. गुड्स पे भी लगता है, बट हमारे कोर्स में सर्विसेज ही कोर्स के अंदर है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म उन पे लगता है. तो इन शॉर्ट, व्हाट इज अ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? जहां पर रेसिपिएंट टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को. अभी बात किसकी चल रही है? एग्रीगेट टर्नओवर की. हम इससे अपार्ट थोड़ी बात कर रहे थे किसकी? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की. देयर आर टू, हमारे पास दो तरह के चार्जेस है. कौन से? फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज. फॉरवर्ड चार्ज जो नॉर्मली चलता है जहां पर सप्लायर जो होता है वो खुद गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, बट इन द केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म द टैक्स इज पेड बाय द रेसिपिएंट. जो सर्विस लेगा वो खुद ही उसका टैक्स पे करेगा. कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज है वो हम लोग जब चैप्टर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सेक्शन 9 रीड करेंगे वहां पे उसको कवर करेंगे. नाउ द पॉइंट इज, इधर पढ़ते हैं एग्रीगेट टर्नओवर जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है. Aggregate turnover means the value of all taxable supplies excluding the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis, on reverse charge mechanism. जिस भी ऐसी सर्विस, ऐसी सप्लाई के ऊपर अगर आपने रिवर्स चार्ज पे कुछ टैक्स लगा रखा है, ऐसी इनवर्ड सप्लाई की वैल्यू को इस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज के अंदर कैलकुलेट नहीं करोगे. अब अभी आरसीएम पे भी टैक्स तो लग ही रहा है, आरसीएम बेसिस पे भी आपको उस सप्लाई पे टैक्स तो लग रहा है जहाँ आरसीएम है, तो ये भी टैक्सेबल सप्लाई है. जो आरसीएम सप्लाई होने वाली, जो आरसीएम चार्ज लगने वाला है वो भी है तो टैक्सेबल सप्लाई. बट हम कौन से एग्रीगेट वैल्यू लेंगे ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई? सिर्फ इस वाली सप्लाई को छोड़ के. कौन सी सप्लाई को छोड़ के? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाली सप्लाई को छोड़ के. अभी इसको रीड करते हैं विदाउट द ब्रैकेट. द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, कॉमा एग्जम्प्ट सप्लाईज, कॉमा एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ. या तो आप क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हैं या सर्विसेज कर रहे हैं, या दोनों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या कुछ एग्जम्प्ट सप्लाईज अगर आप लोग सप्लाई कर रहे हैं तो उनकी भी वैल्यू कैलकुलेट करोगे. एंड इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ अ पर्सन हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर. आपका सेम पैन यहाँ पर है और आपका कहीं और भी सेम पैन है, और वहां पर अगर आप कोई सप्लाई कर रहे हो, इंटरस्टेट सप्लाई, डेट इज टू बी कॉम्प्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस. जो पैन है उसको हम लोग ऑल इंडिया बेसिस मानेंगे, क्योंकि पैन है आपके पास, पैन आधार.
पैन है, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, ये ऑल इंडिया है, इसका एप्लीकेबिलिटी है। अगर आपका पैन यहाँ पर स्टेट में, इस स्टेट में भी है और वहाँ पर भी आपने कोई बिजनेस, कहीं और भी स्टेट में अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, वहाँ पर भी पैन नंबर सेम यूज़ कर रखा है, तो वहाँ पर अगर आप यहाँ से कोई गुड्स भेजते हैं तो उन सब उस इंटर स्टेट सप्लाई को भी हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, एग्रीगेट टर्नओवर, उसको भी उसकी वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। टू बी कॉम्प्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस बट एक्सक्लूड्स सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूटी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस, द कंपनसेशन सेस विच इज नॉट ऑन इन कोर्स। ओके, ये सारे टैक्स की वैल्यूज आप इन सारे टैक्स की वैल्यू को हटा के जो वैल्यू है उनको आपको कैलकुलेट करना है, वो क्या बन जाएगा, आपका एग्रीगेट टर्नओवर बन जाएगा। लेट्स सम अप दिस डेफिनेशन। What is aggregate turnover? The aggregate value of all taxable supplies, excluding that RCM वाली सप्लाई को एक्सक्लूड करेंगे, कॉमा exempt supplies, कॉमा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या दोनों, बोथ, एंड इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ पर्संस हैविंग द सेम पैन। यहाँ पर आपका सेम पैन राजस्थान की आपका पैन आपने यहाँ पे स्टार्ट कर रखा है बिजनेस, और आप अपने सिक्किम में अगर आप कुछ गुड्स भेजना चाहते हैं यहाँ से, तो आपका पैन तो सेम है, ऑल इंडिया वाइड सेम है, तो यहाँ से अगर आप कोई सप्लाई करना चाहते हैं, आपका पैन नंबर सेम, उसी सेम पैन पे अगर आप करना चाहते हैं सप्लाई, तो ऐसी भी सप्लाईज की वैल्यू को भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, किसमें, एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर। तो कौन कौन सी चीजें एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर कैलकुलेट होती है, ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एक्सक्लूडिंग द आरसीएम, एग्जाम सप्लाईज हमको इंक्लूड करनी है, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज या बोथ, एंड इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ पर्संस हैविंग द सेम पैन, उन सब की वैल्यूज को इंक्लूड करते हुए आपको लेना है, बट एक्सक्लूड व्हाट, द सेंट्रल टैक्स, द स्टेट टैक्स, द यूटी टैक्स एंड द इंटीग्रेटेड एंड द कंपनसेशन सेस। ये आपको इनकी वैल्यूज को एक्सक्लूड करके सारी जो बची वैल्यू इन सारी चीजों की वो आपको लेनी है। अब एक्सक्लूड वाले आरसीएम को हटा के सोचें तो एग्रीगेट टर्नओवर में हम लोग कौन सी चीजें लेते हैं, ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जाम सप्लाईज, अपना एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और इंटरस्टेट सप्लाई जो आपकी सेम पैन पे ऑल इंडिया एप्लीकेबल है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एग्रीगेट टर्नओवर। नाउ कमिंग टू द सेकंड डेफिनेशन व्हिच इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 17, बिजनेस। बिजनेस की डेफिनेशन यहाँ पर इंक्लूसिव है, बिजनेस इंक्लूड्स है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है, बहुत सारे पॉइंट इसके अंदर, अराउंड 9 पॉइंट्स हमको कवर करने हैं। ए पॉइंट, बिजनेस इंक्लूड्स में एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर or any other similar activity whether or not it is for a pecuniary benefit। गाइस यहाँ पर एक बात सिंपल सी है, बिजनेस अगर आप कोई चीज का कर रहे हैं तो वहाँ पर ट्रेड है, कॉमर्स है, आप कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आपका प्रोफेशन है, आप वोकेशन है, आपका एडवेंचर, वेगर यानी आपकी कोई बैटिंग, गैम्बलिंग, इन चीजों का कुछ आप काम कर रहे हैं, एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट इट इज अ पेक्यूनरी बेनिफिट, आप उसके लिए पैसों के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, मॉनेटरी बेनिफिट के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो ट्रेड में आती है, कॉमर्स में आती है, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर या वेगरिंग एग्रीमेंट्स के अंदर आ रही है, वेगरिंग बिजनेस के अंदर आ रही है, सपोज बैटिंग, गैम्बलिंग इनके अंदर आ रही है, तो ये सबको बिजनेस माना गया है। तो बिजनेस का डेफिनेशन इंक्लूसिव है और काफी बड़ा है, ट्रेड भी डाल दिया है, कॉमर्स भी, मैन्युफैक्चर भी, प्रोफेशन, वोकेशन, ये सब कुछ इसके अंदर कवर है। उसके बाद एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन एंड कनेक्शन विद और इंसिडेंटल और एंसिलरी टू सब क्लॉज ए, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो बच गई है या वो इससे एंसिलरी है या इंसिडेंटल है, कौन से सब क्लॉज से, सब क्लॉज ए से अगर मिलती जुलती कोई भी अगर आपकी एक्टिविटी है तो वो भी आप क्या मानोगे, बिजनेस मानोगे। जो इससे एंसिलरी, इससे मिलती हुई है, इनसे रिलेट करती है, ऐसी एक्टिविटी को आप क्या मानोगे, बिजनेस मानोगे। उसके बाद एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन द नेचर ऑफ सब क्लॉज ए पॉइंट हमने पढ़ा ट्रेड कॉमर्स वाला, वेदर और नॉट देयर इज अ वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजेक्शंस। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किस वॉल्यूम पे वो सब कुछ काम कर रहे हैं, बिजनेस कितना वॉल्यूम पे आप कर रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी पे कर रहे हैं, कंटिन्यू कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, रेगुलरिटी है या नहीं ट्रांजेक्शन पे, वो मैटर नहीं करता। पर अगर आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो सब क्लॉज ए के अंदर आती है, एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, इनके अंदर अगर आती है तो आपकी वो एक्टिविटी क्या कहलाएगी, यहाँ पर आपकी एक्टिविटी कहलाएगी बिजनेस कहलाएगी। नेक्स्ट डी पॉइंट, सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करने, बिजनेस को कमेंस करने या बिजनेस को क्लोजर करने के टाइम पे अगर आपने कोई ऐसी सप्लाई करी है या आपने कोई कैपिटल गुड्स को एक्वायर किया है तो उसको भी हम लोग बिजनेस मानेंगे। ओके, उसके बाद ई प्रोविजन, provision by a club, association, society or any such body for a subscription or any other consideration of the facilities or benefits to its members। ऐसी कोई भी आप चीज़ अगर आपका क्लब करता है, क्लब हमेशा इतना प्रॉफिट के लिए नहीं होता है, क्लब हर चीज़, जो भी क्लब के मेंबर्स होते हैं उनको थोड़ा वैल्यू से कुछ चीज़ें कम में मिलती है, तो अगर क्लब में भी कोई चीज़ ऐसी करी गई तो उसको भी हम लोग बिजनेस मानेंगे। हाँ, मानते हैं क्लब के अंदर उनका मेन एम प्रॉफिट का नहीं होता है, बट एक्चुअली क्लब में अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उसको बिजनेस के डेफिनेशन के अंदर ही डाला है। ओके गाइस, उसके बाद है एफ पॉइंट आपके पास, एडमिशन फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रेमाइसिस। अगर आप किसी बंदे को कोई चीज़ की अपनी बिजनेस प्रेमाइसिस के अंदर कोई एडमिशन देना चाहते हैं, उनको इंक्लूड करना चाहते हैं फॉर अ बेटर कंसिडरेशन,
वो भी आपका बिजनेस माना जाएगा, क्योंकि बिजनेस रिलेटेड है ना सारी एक्टिविटीज। उसके बाद सर्विसेज सप्लाइड बाय पर्सन एज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ ट्रेड प्रोफेशन और वोकेशन। पॉइंट बड़ा अच्छा है, सर्विसेज सप्लाइड बाय पर्सन एज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स ऑफ फर्दर। ऐसी कोई सर्विसेज जो किसी ऑफिस से आपको मिल रही है, कोई बिजनेस से आपको कोई सर्विसेज मिल रही है, आपके बिजनेस के ट्रेड प्रोफेशन को बढ़ा, आप कहीं और बिजनेस से क्या करते हैं, कोई और बिजनेस से आप क्या लेते हैं, कुछ सर्विसेज लेते हैं अपने ट्रेड प्रोफेशन वोकेशन को बढ़ाने के लिए। ऐसी सर्विसेज को भी आप अगर ले रहे हैं तो अपने लिए, तो वो भी क्या कहलाएगा, बिजनेस ही कहलाएगा। यानी कहने का मतलब है, अगर मैं कोई पेन, अगर सपोज पेन सेल करता हूँ, तो मैं भी ये कहीं से लेके आ रहा हूँ, तो ये भी क्या है, मेरे बिजनेस के फर्दरेंस के लिए है, ये मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, फर्दरेंस के लिए, तो इसको भी क्या माना जाएगा, ऐसी एक्टिविटी, ऐसे ट्रांजेक्शन को भी क्या माना जाएगा, बिजनेस माना जाएगा। एच पॉइंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रेस क्लब बाय वे ऑफ टोटलिसिटर। Now what is totalisator? Read that bracket. That is computer that registered bets and divides the total amount bet against those who won. बैटिंग होती है तो पहले पैसा जमा कराते हैं लोग, जो खेलने जाते हैं ना, ये सब चीजें वैगरिंग एग्रीमेंट्स, वो क्या करते हैं, कुछ पैसा अपना जमा कराते हैं, किसके पास, टोटलिसिटर के पास। वो बैठा होता है वहां पर, कुछ लोग गेम खेल रहे होते हैं, उनसे पैसा इकट्ठा करता है, जो जीतता है उनको पैसा वो बांटता है। ऐसी सर्विसेज जो या तो कोई रेस क्लब से हो रही है जहां पर टोटलिसिटर है, उसके अंदर लिखा है कि टोटल अमाउंट बीइंग दोज हु आर वन और अ लाइसेंस टू बुक मेकर इन सच क्लब। आप या तो बुक मेकर है या टोटलिसिटर है, ऐसी इन दोनों की विजन के अंदर अगर ऐसी कोई चीज हो रही है जहां आपको सर्विसेज मिल रही है, कौन सी, रेस क्लब, बैटिंग, गैम्बलिंग, तो यहां पर वो किस में कवर हो जाएगा, बिजनेस माना जाएगा। वो भी क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो बुक मेकर का आपको दिख जाएगा, आई पॉइंट के जस्ट नीचे नोट दे रखा है, बुक मेकर मीन्स अ पर्सन हुज जॉब इज टू टेक बैट्स स्पेशली ऑन हॉर्स रेसेस, कैलकुलेट एड्स एंड पे आउट विनिंग्स द मैनेजर ऑफ अ बैटिंग शॉप। ये सब कुछ देखता है कि कौन जीता है, कौन हारा है, ये सारी चीजें कौन देखता है यहाँ पर, हमारा बुक मेकर देखता है, टोटलिसिटर देखता है। ओके गाइस, अब आई पॉइंट देखते हैं। एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अ स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज एज अ पब्लिक अथॉरिटीज। नाम से, लाइन से समझ आता है कि ऐसी कोई एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने अंडरटेक किया है, पब्लिक अथॉरिटीज में एंगेज होके, तो वो सब कुछ भी क्या माना जाएगा, आपका बिजनेस माना जाएगा। दो डेफिनेशन हम लोग कवर कर चुके हैं गाइस, एग्रीगेट टर्नओवर और बिजनेस की डेफिनेशन कवर कर चुके हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, बिजनेस वर्टिकल्स। बड़ा ही अच्छा डेफिनेशन है, ध्यान से समझिएगा। A distinguishable component of an enterprise that is engaged in the supply of individual goods or services or a group of related goods or services which is subject to risk and returns that are different from those of the other business verticals. किसी एक बिजनेस के अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं, जैसे सपोज मिस्टर जेठालाल हैज वन बिजनेस वर्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मिस्टर एज वेल एज मिस्टर ए हैज अ सेकंड बिजनेस वर्टिकल ऑफ सपोज कोचिंग। मिस्टर जेठालाल के दो वर्टिकल्स है, दो बिजनेस है, एक तो उनका कोचिंग का और एक उनका किसका है, यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। एक्सप्लेनेशन लिखा है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग वेदर गुड्स और सर्विसेज आर रिलेटेड इंक्लूड। ये पढ़ने से पहले वापस से ऊपर डेफिनेशन समझ लेते हैं। बिजनेस वर्टिकल वो होता है जहां पर आपकी एंटरप्राइज, आपके कुछ अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं, कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ये बिजनेस है, बिजनेस के कुछ क्या है, आपके पास वर्टिकल्स है। मिस्टर जेठालाल के पास पहला बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स का, दूसरा उसका कोचिंग का बिजनेस है, तो उसके एंटरप्राइज के दो बिजनेस वर्टिकल्स हैं। ओके, अब कुछ पॉइंट है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज फैक्टर्स कुछ है जो अफेक्ट करते हैं चीजों को, उनको ध्यान में रखना है। पहला, नेचर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज अलग है, नेचर ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेसेस कुछ अलग तरीके का है, जो दूसरा वर्टिकल है उससे ये वर्टिकल में चीजें फर्क। अब जैसे कोचिंग की चीज अलग है और इलेक्ट्रॉनिक शॉप जेठालाल के लिए अलग है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। द टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर्स फॉर द गुड्स और सर्विस। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो पूरा दुनिया आपके पास आएगा, हर कोई आएगा, पढ़ा लिखा आएगा, जो बूढ़े लोग भी कुछ ना कुछ लेने आएंगे, बट कोचिंग में जो पढ़ने वाले होंगे वही लोग आएंगे। तो ये अलग अलग तरीके के टाइप्स ऑफ क्लास ऑफ कस्टमर्स है, इनके कस्टमर्स अलग हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, जो कोचिंग है उनके लिए अलग है। द मेथड्स यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अलग अलग मेथड यूज करोगे आप। द नेचर ऑफ रेगुलरिटी इन्वायरमेंट वेयर एवर एप्लीकेबल इंक्लूडिंग बैंकिंग, इंश्योरेंस और पब्लिक यूटिलिटीज। द सेट डेफिनेशन हाउएवर हैज बीन ओमिटेड बाय द CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018। बट हमको मतलब ध्यान रखना है, भले वो डेफिनेशन ओमिट हो गई हो। उसके बाद आगे चलते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। नाउ व्हाट इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? मीन्स अ पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक्स ट्रांजैक्शंस involving the supply of goods or services or both in the course or furtherance of business, whether as principal or agent or in any other capacity in a state or UT where he has no fixed place of business. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान से समझना। मिस्टर जेठालाल महाराष्ट्र के अंदर वो उनका बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। अभी या तो मिस्टर जेठालाल खुद या मिस्टर बागा या मिस्टर नटवरलाल,
इन तीनों में से कोई भी बंदा अगर कोई दूसरे स्टेट में जाता है और वहां पर अपने बिजनेस की सेमिनार लगाता है, अपने बिजनेस का एग्जीबिशन लगाता है, कुछ दिनों के लिए जाता है, तो उसको वहां पर जाके अब वहां पर जो जो सप्लाई होगी उसको वहां के लिए क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। ये वो क्या कहलाएगा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। उस स्टेट के लिए सपोज मिस्टर जेठालाल महाराष्ट्र से लेके अपना गुजरात अपना सब कुछ लेके गुजरात जाता है, या तो वो जाते हैं या उनका एजेंट बागा जाता है सपोज, या उनका वर्कर जाता है, एनी अदर पर्सन जो उनका बिजनेस लेके किसी दूसरे स्टेट में जाएगा। वहां जब जाएगा और वहां अगर उसको कुछ सेल होती है, कुछ सप्लाई वो करता है गुजरात के अंदर, सपोज अहमदाबाद के अंदर वो कुछ सप्लाई करता है, मिस्टर सुंदरलाल उनसे अपनी कुछ टीवीज वगैरह लेते हैं उस एग्जीबिशन से, तो वहां जो सप्लाई होगी उस सप्लाई को वहां पर क्या बोला जाएगा, वो पर्सन को वहां क्या बोला जाएगा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। क्योंकि वहां पर जैसे सपोज इसको पूरा क्लैरिटी समझते हैं, मिस्टर जेठालाल मुंबई से निकले, महाराष्ट्र से वो निकले, कहाँ के लिए, गुजरात अहमदाबाद के लिए निकले, वहाँ एग्जीबिशन लगाई, वहाँ मिस्टर सुंदरलाल उनके पास आए, उन्होंने टेलीविजन को परचेज किया, उनकी एग्जीबिशन बहुत अच्छी लगी, मिस्टर जेठालाल 4 दिन के लिए गए थे। 4 दिन में सपोज सुंदरलाल और सुंदरलाल के दोस्तों ने वहाँ पर काफ़ी सारे उनसे प्रोडक्ट्स खरीद लिए, उनके टीवी टेलीविजन मोबाइल्स बहुत सारे खरीद लिए उनके एग्जीबिशन से। अभी मिस्टर जो जेठालाल है वो वहाँ पर टैक्स पे करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू लेंगे वहाँ से, जो भी अपना माल बेचेंगे उसमें उनका टैक्स इंक्लूड होगा। तो अभी गुजरात स्टेट के लिए मिस्टर जेठालाल क्या बन जाएंगे, यहाँ पर CTP बन जाएंगे, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। मतलब वो कैजुअल है, उनका परमानेंट बिजनेस वहाँ पर नहीं है, उनका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस वहाँ पर नहीं है, उनका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। सो इन शॉर्ट, अगर किसी पर्सन का फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस कहीं और है और वो कहीं और बिजनेस करने जा रहे हैं, वहां पर अपनी एग्जीबिशन लगा रहे हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए जा रहे हैं, अपना वहां पर काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहलाएंगे। ओके गाइस, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, कॉम्पोजिट सप्लाई। ध्यान से समझेगा, अ सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट consisting of 2 or more taxable supplies of goods or services or both or any combination thereof which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, one of which is a principal supply। आप ऐसी कोई सप्लाई करते हैं जिसमें ऑटोमेटिकली साथ में आपको क्या मिलती है, एक और सप्लाई साथ में मिलती है। एग्जाम्पल देखते हैं, वेयर गुड्स आर पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इंश्योरेंस। In the supply of goods, packing materials, transport and insurance is a composite supply and supply of goods is a principal supply। ध्यान दीजिएगा, इस इलस्ट्रेशन से इस कॉम्पोजिट सप्लाई को समझते हैं। कॉम्पोजिट है, नेचुरली बंडल्ड है आपके साथ कोई चीज, जैसे फोन के साथ चार्जर बंडल्ड आता है, आपको नेचुरली बंडल है, आपको पता है फोन के साथ चार्जर तो आएगा ही। अब आप ये थोड़ी बोलोगे साहब चार्जर दो, चार्जर के साथ नया फोन आता है या फोन के साथ चार्जर आता है, तो फोन के साथ ही आपके साथ चार्जर आता है। इस एग्जाम्पल को नहीं भी समझो तो आप फोन के एग्जाम्पल से समझ सकते हो। आप फोन लेने जाते हो, कॉम्पोजिट सप्लाई है साहब, उसमें आप फोन लोगे, फोन के साथ आपका क्या हो जाएगा, आपको चार्जर साथ में मिलेगा, वो कॉम्पोजिट सप्लाई है। और इस एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं, जब आपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हो तो साथ में आपने इंश्योरेंस करा रखा है। अभी इंश्योरेंस आप किसका कराओगे, ऐसे हवा में तो इंश्योरेंस कराओगे नहीं, गुड्स भेजोगे तब उसका इंश्योरेंस कराओगे, तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या बन गई, गुड्स बन गई। और हमारे मोबाइल वाले एग्जाम्पल में प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, गुड्स है। क्लियर है गाइस। उसके बाद नेक्स्ट, कंसिडरेशन इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूड्स। कंसिडरेशन का मतलब यहां पर क्या है, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज। ऐसी पेमेंट या तो मेड हो चुकी है या टू बी मेड है, वेदर इन मनी और अदरवाइज, in respect of, in response to or for the inducement of the supply of goods or service or both, whether by the recipient or by any other person, but shall not include any subsidy given by the central government or state government। आपकी सब्सिडी अगर आपको कोई प्रोडक्ट के ऊपर मिलती है उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, बट जो कंसिडरेशन है वो आपको, जैसे जो हमारे ना ये क्या बोलते हैं LPG सिलेंडर्स आते हैं, इन पे कुछ सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की वजह से, जो हमारे डोमेस्टिक सिलेंडर्स होते हैं उन पे भी सब्सिडी मिलती है, तो उनकी वैल्यू जो बिजनेस है उनके लिए कंसिडरेशन कितना होगा, सब्सिडी हटा के जो वैल्यू वो उनके लिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे कंसिडरेशन बन जाएगा। यानी समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यू हम लोग पढ़ते हुए आते हैं लॉ के अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम पढ़ के आए, क्विड प्रो क्यू समथिंग इन रिटर्न, यहाँ पर क्या बन जाता है, कंसिडरेशन बन जाता है। अब आप कोई गुड्स लेंगे तो कंसिडरेशन तो देंगे, बस सिंपल से यहाँ पर मतलब है। उसके बाद द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और forbearance in respect of, in response to, for the inducement of the supply of goods or service both, whether by the recipient or by any other person, but shall not include any subsidy given by the CG or SG government। SG ऐसी कोई भी सब्सिडी आपको इंक्लूड नहीं करनी है। ऊपर ही पॉइंट यही, यहाँ पर भी पॉइंट समथिंग सेम ही है। Provided that a deposit given in respect of the supply of goods or service or both shall not be considered as payment made for such supply unless the supplier applies such deposit as consideration for the said supply। आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है कंसिडरेशन के पॉइंट के अंदर कि हम लोग कोई गुड्स लेते हैं, कोई सर्विस लेते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या पे करना पड़ता है, कंसिडरेशन पे करना पड़ता है। सिंपल सी बात है, पता है। और इसके बाद आता है कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। यहाँ पर पढ़ते हैं इसको, अ सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड continuously or recurrent basis under a contract, whether or not by means of a wire, cable, pipeline and other
conduit and for which the supplier invoices the recipient on a regular or periodic basis and includes the supply of such goods as the government may subject to the conditions as it may be notification specifier. बात बड़ी सिंपल, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, अपने गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे अपने गुड्स को ये आप क्या करते हैं, सप्लाई करते जा रहे हैं। नीचे सर्विसेज भी यहाँ से समझ लेते हैं, आप लोग सर्विसेज दे जा रहे हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे आप क्या दे जा रहे हैं, सर्विसेज दिए जा रहे हैं, और मंथली क्वार्टरली पीरियडिकली आप क्या कर रहे हैं, उनको इन्वॉइसेस रेस कर रहे हैं और चार्जेस लिए जा रहे हैं। सर्विसेज के केस में सिंपलेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मिलती है। ऐसा थोड़ी ना है कि आधे घंटे की इलेक्ट्रिसिटी देते हैं फिर वो बंद कर देते हैं फिर आप बोलोगे फिर देंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज होती है। ऐसे ऐसे कुछ कॉन्टिन्यूस गुड्स के भी क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। इनमें क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। दोनों साथ में समझा रहा हूँ, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स और कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। गुड्स और सर्विस दोनों के केस में पहला कॉमन पॉइंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। दूसरा क्या है, रेकरेंट कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मिलता है। तीसरी चीज क्या है कि यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और आपकी सब चीज़ें यहाँ पर क्या होगी, साथ में होगी। पीरियडिकली आपको क्या दिया जाएगा, इनवॉइसेस भी दिए जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी हमने एग्जांपल सर्विसेज के अंदर समझ लिया। उसके बाद 9th डेफिनेशन सेक्शन 250 के अंदर हमारे पास है फिक्स एस्टेब्लिशमेंट, अ प्लेस अदर देन द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस which is characterized by a sufficient degree of permanence and suitable structure in terms of human and technical resources to supply services or to receive use service for its own needs. रजिस्टर्ड प्लेस आपके बिजनेस के अलावा अगर कोई और प्लेस है जहां आपकी सारी चीजें फिक्स्ड है, परमानेंट है, ऐसे एस्टेब्लिशमेंट को बिजनेस का बोला जाता है फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। सिंपल सी चीज जो आपकी जगह परमानेंट से फिक्स्ड है वो हमारी फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट बन जाती है। और उसके बाद गुड्स का मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, आप सबको पता है गुड्स की डेफिनेशन, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सीपीटी, सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, सब में हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। Every kind of movable property other than money and securities but includes actionable claim. Growing crops, grass and things attached to forming part of the land which are agreed to be served before supply or under a contract of supply. पूरी डेफिनेशन आपको अच्छे से पहले से ही क्लियर है, आई डोंट थिंक इतना नीडेड है। इंडिया मीन्स, इंडिया का डेफिनेशन पहले ही बता देता हूँ, शॉर्ट में 3 चीज़ों में कवर है। पहला, आपको अपना जो लैंड एरिया वो अपना एयर स्पेस है, लैंड है और अंडर द लैंड भी है, हमारा सॉइल स्पेस भी है, लैंड पे भी है और एयर पे भी है। पढ़ते हैं द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रेफर टू इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स टेरिटोरियल वाटर, seeped and subsoil underlying such water, continental shelf, exclusive economic zone or any other maritime zone as referred to in the territorial waters, continental shelf। बात बड़ी सिंपल है, आप एयर स्पेस ले लो, आप लैंड ले लो और वाटर ले लो। इंडिया तीनों ही जगह पर बस रखा है, ठीक है। एयर पे भी है, उस लैंड के ऊपर एयर पे भी है, उस लैंड के नीचे जो हमारा क्या बोलते हैं एयर, हमारा वाटर है उसके अंदर भी है। तो लैंड, एयर, वाटर तीनों ही स्पेसिस पे हमारा इंडिया है, ठीक है। इसके बाद इनपुट टैक्स, input tax in relation to a registered person means the central tax, state tax or UT tax charged on any supply of goods or service or both made to him and includes। आप क्या कर रहे हैं, इनपुट टैक्स पे कर रहे हैं, आप कोई चीज दे रहे हैं, आपको इनपुट टैक्स आपको पे कर रहे हैं। द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स चार्ज ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, जो IGST आप इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे करते हैं। आप सपोज चाइना से माल, अब तो नहीं मंगा सकते कि इस एग्जाम्पल को छोड़ते हैं, आप US से कोई माल मंगा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आप IGST पे करोगे, आप इनपुट टैक्स पे करोगे, आप लोगे देन उसको बाद में सेल करोगे ना। तो पहले आप क्या करो, फॉर एग्जाम्पल आप IGST पे कर रहे हो ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। दूसरा, द टैक्स पेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 and 4 ऑफ सेक्शन 9। ये जब हम सेक्शन 9 पढ़ेंगे तब बात करेंगे, अगला भी छोड़ दीजिए, जो सेक्शन 5 के ऊपर बात करता है उसके अगला D और E चारों पॉइंट छोड़ दीजिए। ये इनपुट टैक्स हम लोग जब सेक्शंस पढ़ेंगे 7, 5, 9 ये सब सेक्शंस हम लोग सेकंड स्टडी नोट में पढ़ेंगे, वहां पर इसको हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो उसको ड्रॉप कर देते हैं, आगे हम लोग कवर कर लेंगे। Non-taxable supply means a supply of goods or service or both which is not leviable to tax under this act or under the integrated goods and services tax। CGST टैक्स के अंदर या IGST टैक्स के अंदर अगर ऐसी कोई सर्विस, ऐसी कोई सप्लाई है जो भैया उसको क्या कर रखा है आपने, नॉट लेविएबल ऑफ टैक्स कर रखा है, तो वो बन जाती है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। जैसी ऐसी सप्लाई जिसपे आपका टैक्स ही लेविएबल नहीं हो तो वो बन जाती है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। फॉर एग्जांपल, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई एंड सेकंड इज सेल ऑफ लैंड एटसेट्रा। दो एग्जांपल्स आपके सामने बड़े क्लियर। उसके बाद पर्सन इंक्लूड, सेक्शन 284 के अंदर पर्सन की डेफिनेशन पूरी लिस्ट है, सिर्फ समझते समझ आ जाएगा। एन इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, LLP, an association of person or a body of individuals whether incorporated or not in India or outside India। बाहर की कंपनीज, बाहर का एसोसिएशन हो तो भी उसको हम लोग पर्सन बोलेंगे। एनी कॉर्पोरेशन, स्टेब्लिशमेंट बाय और अंडर एनी सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट
and Provincial Act or a government company as defined in sub clause 45 of section 2 of Companies Act 2013। कुछ ही मैटर नहीं करता, इतना खास नहीं है, आपको से ऊपर की चीज़ें पॉइंट भी कवर करोगे तो अभी सफिशिएंट है। और नीचे कुछ लिस्ट है, आप खुद ही पढ़ लीजिएगा इसको, इतना कुछ इसके अंदर समझाने लायक है नहीं। सेक्शन 290 प्रिंसिपल सप्लाई, ऊपर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कॉम्पोजिट सप्लाई का। ना व्हाट इज प्रिंसिपल सप्लाई? हमने कॉम्पोजिट सप्लाई में पढ़ा था कि जो सप्लाई नेचुरली बंडल्ड होती है उसमें एक सप्लाई क्या होती है, प्रिंसिपल सप्लाई होती है, उसके साथ में हमको एक सप्लाई और मिल जाती है। वो कौन सी हो जाती है? हमारी कॉम्पोजिट सप्लाई हो जाती है। Now, principal supply means the supply of goods or service which constitutes the predominant element of a composite supply and to which any other supply forming part of that composite supply is ancillary। प्रिंसिपल सप्लाई के साथ एंसिलरी है, इंसिडेंटल है, मिलती जुलती कोई सप्लाई आती है तो वो तो हो जाती है दूसरी कॉम्पोजिट सप्लाई। अभी कॉम्पोजिट सप्लाई कैसे हुई? दो चीजें आपने साथ में दी, आपने फोन लिया, चार्जर साथ में आया, तो प्रिंसिपल क्या हो गया? आपकी फोन हो गया, ठीक है। तो प्रिंसिपल सप्लाई आपकी क्या बन गई? फोन बन गई। फोन की वैल्यू भी ज्यादा है और यहाँ पर आपकी चार्जर की वैल्यू कम है, बट उसके साथ में ही कंबाइनली आपको मिला है, नेचुरली बंडल्ड मिला है। और उसके बाद रेसिपिएंट, अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ मीन्स a recipient of supply of goods or services or both means where a consideration is payable for the supply of goods or service or both the person who is liable to pay that consideration। उसने कोई गुड सर्विस या दोनों चीजें ली है, उसके लिए जो लाइबल है बंदा कंसिडरेशन देने के लिए, वो हमारा रेसिपिएंट बन जाता है। दूसरा, where no consideration is payable for the supply of goods, the person to whom the goods are delivered or made available to whom possession or use of the goods is given or made available। पहले केस के अंदर रेसिपिएंट के अंदर बात करी कि साहब ऐसा कोई पर्सन जो अपना क्या देगा, कंसिडरेशन देगा उस गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट में। और दूसरा क्या, जहां पर कंसिडरेशन ही नहीं है, पिक्यूनरी मॉनेटरी कोई चीज ही नहीं है, तो वहां पर जिसको भी आपने डिलीवर किया उसको रेसिपिएंट माना जाएगा, या जिसको आपने पोजीशन दी, यूज करने का राइट दिया है, उसको रेसिपिएंट माना जाएगा। थर्ड, वेयर नो कंसिडरेशन इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ अ सर्विस द पर्सन टू हुम द सर्विस इज रेंडर्ड। आपको सर्विस का पैसा नहीं मिला बट सर्विस आपने जिसको दी है वो यहाँ पर रेसिपिएंट कहलाएगा। And any reference to a person to whom a supply is made shall be constituted as a reference to the recipient of the supply and shall include an agent acting as such on behalf of the recipient in relation to the goods or services of both supplier। सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों के बीच में किसका रोल होता है? एजेंट का रोल होता है। तो रेसिपिएंट अगर नहीं भी है और उसका एजेंट है तो उसको भी हम लोग रेसिपिएंट ही मानेंगे। अब बात आती है रिवर्स चार्ज, जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन में पढ़ लिया था, एग्रीगेट टर्नओवर मींस ऑल टैक्सेबल वैल्यूज। उसके अंदर आरसीएम को हमने हटा दिया था, तो यहाँ पर वही चीज है, बट हम इसको भी जब आरसीएम पढ़ेंगे तब समझेंगे। रीड कर लेते हैं। द लायबिलिटी टू पे टैक्स बाय द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ goods or service or both instead of the supply of such goods or services both under section 3, 4 of section 9 and 3 or 5 of section 5 of integrated goods and services tax। आरसीएम हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी मैं पहले आपको ऊपर फर्स्ट डेफिनेशन में ही समझा चुका हूँ। उसके बाद सर्विसेज आती है, एनीथिंग अदर देन goods, money and securities but includes activities related to the use of money or its conversion by cash or by any other mode from one firm currency or denomination। ये कोई पूछता नहीं है, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन पर आ जाएंगे, सप्लायर इन रिलेशन टू। अब ये टर्म है सप्लायर इन रिलेशन टू, एनी गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ शेल मीन द पर्सन सप्लाइंग द सेट गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ एंड शेल इंक्लूड एन एजेंट एक्टिंग ऑन सच एंड बिहाफ ऑफ सच सप्लाई इन रिलेशन टू द गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ। अभी बात बड़ी सिंपल, रेसिपिएंट समझ लिया, जो सप्लाई को क्या करेगा, रिसीव करेगा। सप्लायर जो सप्लाई अपनी कुछ चीज़ों की सप्लाई करेगा। मैंने ऊपर ही बता दिया था, सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों के एजेंट्स हो सकते हैं। वो भी क्या कहलाएंगे, सप्लायर का एजेंट है तो वो सप्लायर ही कहलाएगा, रेसिपिएंट का एजेंट है वो भी रेसिपिएंट ही कहलाएगा। नाउ व्हाट इज टैक्सेबल पर्सन, ध्यान से समझिएगा। A person who is registered or liable to be registered under section 22, that is registration required if turnover exceeds threshold limit and so on, or section 24 that is compulsory registration under GST। जब हम लोग स्टडी नोट रजिस्ट्रेशन वाला पढ़ेंगे वहां पर हमारे पास दो सेक्शन निकल के आएंगे, सेक्शन 22, सेक्शन 24। 22 बोलता है आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट, आपके टर्नओवर की लिमिट अगर एक्सीड हो गई, एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट एक्सीड हो गई, वहां लिमिट प्रिस्क्राइब है, जब पढ़ेंगे तो हम लोग उसको समझ लेंगे। अगर वहां से लिमिट एक्सीड हो गई तो आप क्या बन जाओगे, टैक्सेबल पर्सन बन जाओगे। और सेक्शन 24 भी रजिस्ट्रेशन वाले स्टडी नोट में दे रखा है कि साहब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना किसी पर्सन की लिस्ट दे रखी है। ऐसे दोनों ही केसेस के अगर कोई पर्सन है तो उनको टैक्सेबल पर्सन बोला जाएगा। ऐसे कोई पर्सन जो कि लायबल है सेक्शन 22 और 24 के अंदर तो उनको टैक्सेबल पर्सन बोला जाएगा। उसके बाद बात आती है टैक्सेबल सप्लाई, अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ व्हिच इज लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऊपर पढ़ ली थी, जहां पर टैक्स ही लेविएबल नहीं है इस एक्ट के अंदर, और टैक्सेबल सप्लाई जहां पर टैक्स लेविएबल है। सो गाइस यहां पर हमारे आके डेफिनेशंस खत्म हो गई। नेक्स्ट हम लोग लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स पढ़ेंगे। इसके हम लोग कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे, जैसे स्कोप ऑफ सप्लाई है, कंपोजिट मिक्स को अलग पढ़ेंगे, अलग अलग लेक्चर्स अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोग निकालेंगे। जैसे हम लोग स्टडी नोट 2 है तो हम लोग 2.2 का अलग निकालेंगे, 2.3 का अलग वीडियो सीरीज हम लोग बैच हमारा लेंगे। रेगुलर रहेगी क्लासेस, सो डोंट वरी। एंड इन कोई भी पूरे स्टडी नोट 1 के अंदर आपको प्रॉब्लम हो तो गाइस कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। मेरा नंबर है 931421
931760। वापस से रिपीट कर रहा हूँ गाइस, 9314217600। आप यहाँ पर व्हाट्सएप भी ड्रॉप कर सकते हैं गाइस। सो गाइस स्टे ट्यून, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर ड्रॉप कर दूंगा। सो गाइस स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।